हेलो एवरीवन, सोशल सफेयर बाय वनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अनइरप्टेड एजुकेशन चलती रहे। आज हम बात करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड डिराइव्ड कहाँ से है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूअर, जिसका मतलब है टू सेटअप या फिर इस्टेब्लिश करना। ये इसके लिए कुछ सर्टन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम बोले बेसिक लॉ ऑफ द लैंड, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट, रूल ऑफ द स्टेट, बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री। जब हम इन टर्म्स को यूज़ करते हैं तो इन सभी टर्म्स में एक ही मतलब है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात कर रहे हैं। फर्दर हम कॉन्स्टिट्यूशन को आगे क्लासीफाई करते हैं, जिसमें सबसे पहले है इवॉल्व्ड एंड इनेक्टेड। जब हम इवॉल्व्ड की बात करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे बना है, एक स्लो प्रोसेस के थ्रू हमने इसको फॉर्म किया है। और जब हम इनेक्टेड की बात करते हैं तो इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्ड भी है और इनेक्टेड भी है। दूसरी क्लासिफिकेशन हम लेके आते हैं अबाउट द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखित फॉर्म में है हमारे पास। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासिफिकेशन में हम ये बोलते हैं कि बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस भी हैं जिनको इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया है। हालांकि बहुत सारी प्रोविजंस एडेड हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अभी एडेड नहीं हैं। मतलब कुछ ऐसी प्रोविजंस जो शायद किसी जुडिशियल रिव्यू के कारण आई हो तो वो अनरिटन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अगली हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रिजिड मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। और फ्लेक्सिबल है, एज एंड व्हेन हमें रिक्वायर्ड है तो हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं बाय पासिंग अ बिल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि ये अपडेटेड रहे। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द फेडरल एंड यूनिटरी क्लासिफिकेशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हमने इसमें पावर्स को डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड किया है। जैसे एग्जांपल है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में हमने इसको डिवाइड किया है। और जब हम बात करते हैं अबाउट द यूनिटरी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय हम इस चीज की बात करते हैं कि मेजर पावर जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। अगले जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे वो है फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। जब हमने 1949 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था तो उस टाइम इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन आज की डेट में ये 448 हो चुका है, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तो दुनिया का ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसमें इतने सारे आर्टिकल्स और इतने सारे शेड्यूल्स हों। इसीलिए हम मानते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। पर कहीं ना कहीं इस चीज़ की जस्टिफिकेशन भी है, क्योंकि हमारा देश बहुत ज़्यादा बड़ा और डाइवर्स कंट्री है। मल्टी रिलीजियस लोग और लिंगुअल लोग यहाँ पे रहते हैं। उन सबको अकोमोडेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ी हमें, ताकि हम सबको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक मेजर फीचर है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का। हमें कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन फॉर्म में मिलता है, ये एक बुक की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफरेंट वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉन है। जैसे कि ब्रिटिश से भी हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है, या हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का भी इस पे इम्पैक्ट दिखता है, ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन का, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्रेंच, साउथ अफ्रीकन, जापानीज, दुनिया के बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशंस का इसके ऊपर इम्पैक्ट दिखता है। और अगर आपको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। देन अगेन
फीचर है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और एज वेल एज फ्लेक्सिबल भी है। जब हम रिजिड की बात करते हैं, अगेन स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है, जिसमें हमें 2/3 मेजॉरिटी जो है प्रेजेंट मेंबर्स की, उनका वोटिंग के टाइम हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और हम लोग बात करते हैं सिंपल मेजॉरिटी से भी एक बिल लाओ, ऑर्डिनरी बिल लेके आओ, उसके थ्रू भी आप इसको पास कर सकते हैं। इंडिया ने फेडरल सिस्टम के बारे में बात की है, हमने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ये भी हमारा एक फीचर है जिसमें हमारा सेंटर और स्टेट यानी कि नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट, इनके बीच में रिलेशन सेटअप किया गया है। ये दोनों इंडिपेंडेंटली भी वर्क करते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में भी वर्क करते हैं कि किसकी कितनी पावर है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली मेंशन किया गया है। देन नेक्स्ट वन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, जिसके अंडर प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कंट्री, इलेक्टेड हेड, डायरेक्टली इलेक्टेड हेड ऑफ द कंट्री। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी जुडिशरी बाकी ऑर्गन्स के इम्पैक्ट से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। किसी तरह भी कोई भी ऑर्गन इसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस नहीं दिखा सकता, चाहे वो लेजिस्लेचर है चाहे वो एग्जीक्यूटिव है। जुडिशरी को अलग से पावर्स दी गई हैं ताकि वो एक इंडिपेंडेंटली जो है डिस्कशंस और डिसीजंस ले सकें। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फीचर आता है फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी मेंशन्ड हैं, जिनमें कि हम डिफरेंट राइट्स की बात करते हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये हमें सर्टन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकुलर स्टेट की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बड़ी क्लियरली बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेकुलर है। हालांकि सेकुलर वर्ड जो है वो प्रियम्बल में जरूर मेंशन्ड था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी डिटेल नहीं दी थी। उसको 1976 में 42nd अमेंडमेंट के अंडर उस वर्ड को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, वरना इससे पहले प्रियम्बल में ये वर्ड था जिससे हम लोग ये मीनिंग लेते थे कि आम जनता को, भारत की जनता को अपने बिलीव्स को, फेथ वर्शिप किसकी करनी है वो उनको पूरी तरह से फ्रीडम है। लेकिन जब सेकुलर स्टेट वर्ड को हमने ऐड कर दिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके साथ हमने इसके बारे में और डिटेल में बात की कि अब कंट्री में कोई भी किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा कि तो आप ये रिलीजन मानो या वो मानो। कोई स्टेट रिलीजन नहीं है हमारा, हम सेकुलर कंट्री हैं, जिसका जो दिल करता है, जैसे दिल करता है वो वर्शिप कर सकता है। पर इसके अलावा भी थोड़ा थोड़ा आपके जैसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ये हमारा आर्टिकल 15 इसकी बात करता है। फिर आपको इक्वालिटी डिनाई नहीं की जा सकती ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इसके बारे में आर्टिकल 14 बात कर रहा है। आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर सिटीजन को इन द मैनर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में आर्टिकल 16 हमारा बात करता है। सो डिफरेंट आर्टिकल्स ऑलरेडी हमारे सेकुलरिज्म के अंडर ही आते हैं जो डिटेल में बताते हैं इनके बारे में। जैसे आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल, कोई भी रिलीजियस एजुकेशन को प्रमोट नहीं करेगा या प्रोवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट फीचर हमारा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड नहीं थी, इनको 42nd अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया इन 1976 में, और इसके बाद 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई जिसमें 2002 में हुई थी ये। इसके बाद एक और फंडामेंटल ड्यूटी को इसमें ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी 51A आर्टिकल पार्ट 4A में अवेलेबल हैं, जिसमें हमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं एज अ सिटीज़न ऑफ कंट्री जो हमें परफॉर्म करनी पड़ेंगी। जैसे कि हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम की हमें रिस्पेक्ट करनी है, हमें कंट्री की इंटीग्रिटी बना के रखनी है, यूनिटी बना के रखनी है, या हमें अपने प्रमोट करना है फीलिंग ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे की फीलिंग को हमने प्रमोट करना है। अगला इंपॉर्टेंट फीचर जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सबको
ये देखे बिना कि वो अमीर है, गरीब है, मेल है, फीमेल है, कौन सा जेंडर है, उनका रिलीजन कौन सा है, कौन सा रीजन है, रिच पुअर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सबको साथ की साथ ही फंडामेंटल राइट जैसे ही देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया, सबके ऊपर इस चीज़ को अप्लाई कर दिया गया। फंडामेंटल राइट्स में हमारे जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले जो एज थी वो थी 21 ईयर्स, और पर इसको 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में चेंज कर दिया गया टू 18, 21 से शिफ्ट करके 18 कर दिया गया। और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आज की डेट में अगर आप 18 इयर्स के अटेन कर चुके हो एज, तो आप अपना वोट बना सकते हैं, उसको कास्ट कर सकते हैं, विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि इससे डेमोक्रेसी की और डेमोक्रेसी के अंदर रहने वाले सिटीजन्स की सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी सब कुछ इन्हेंस होता है। और साथ ही के साथ ये फीचर माइनॉरिटीज़ की भी जो प्रोटेक्शन है इंटरेस्ट की करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया गया है। यहाँ पे रहने वाले सिटीजन सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होती है उनके पास, वो है भारत की। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो जैसे यूएसए जैसी कंट्री है, वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। एक सिटीजनशिप है आपके पास यूएसए की, और दूसरा आप वहाँ पे किस स्टेट के हो उसकी सिटीजनशिप आपके पास है। लेकिन हमने यहाँ पे स्टेट्स को ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं दी है, तो हमारे यहाँ पे हम सब जो हैं वो भारतीय हैं। देन है 3 tier सिस्टम। यहाँ पे पावर किसी एक के हाथ में नहीं दी गई है ताकि वो ओवर पावर हो जाए या वो उस पावर का एक्सेसिव यूज़ करे। यहाँ पे पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स या लेवल पे डिवाइड किया गया है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट। अब पहले सेंट्रल और स्टेट सिस्टम तो इंडिया में था जब भारत आज़ाद हुआ, लेकिन उसके बाद 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो कि 1992 में हुई, उसमें एक और लेवल या एक और टियर को ऐड किया गया जो था थर्ड, दैट इज़ लोकल लेवल, यानी कि अब पंचायती राज या लोकल एमसी लेवल भी इंक्लूडेड है। और इसमें इसको इंक्लूड करने के लिए इसके बाद 73rd जब हमारी अमेंडमेंट हुई, उसमें हमने पार्ट 9 इंक्लूड किया इस पर्टिकुलर लोकल लेवल को फैसिलिटेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास हैं। हमारी कंट्री में इमरजेंसी अगर कोई इम्पोज कर सकता है तो दैट इज़ प्रेसिडेंट। इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप ऑफ इमरजेंसीज हैं। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 के अंडर आती है। देन प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी जिसको हम बोल देते हैं, वो आर्टिकल 356 के अंदर आती है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 के अंदर आती है। इमरजेंसी के ड्यूरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और हम उस टाइम फेडरल गवर्नमेंट से कन्वर्ट होकर यूनिटरी बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है बात करता है, और इसको हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जैसे सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल। और ये जस्टिशिएबल नहीं है नेचर में, मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो इनके अगेंस्ट, एंड ये स्टेट की ड्यूटी है इनको इम्प्लीमेंट करना। इसके बाद अब जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन का उठाने वाले हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म। आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रॉब्लम है, क्या कमियां हैं? सबसे पहले तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इम्पेक्ट पड़ता है, इसीलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम उसको डिस्क्राइब करते हैं एज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन या बैग ऑफ बोरोइंग के नाम से। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है दैट इस पे डोमिनेंस है कांग्रेस पार्टी की। उस टाइम 82% सीट्स जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो कांग्रेस के मेंबर्स से ही बनी थी, बाकी ऑपोजिशन तो बहुत कम था।
और मुस्लिम लीग ने भी बायकॉट कर दिया था। प्रिंसली स्टेट्स थे नहीं, तो मेनली जो इसको बनाया गया था दैट इज़ बाय द कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ। अगली बात हम बोलते हैं इसको लॉयर्स पैराडाइज। लार्ज नंबर ऑफ लॉयर्स जो हैं वो इसके मेंबर्स थे, जिनका इन्फ्लुएंस उस टाइम बहुत ज़्यादा एविडेंट है ऑन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा लीगल लैंग्वेज यूज़ की गई है, जिसके कारण कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट बन गया है। ये आम इंसान की बात नहीं है इसको इतना इजीली रीड करके इंटरप्रेट कर लेना। उस टाइम अगर हम बात करें जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो भी एक लॉयर थे, KM मुंशी थे, अलादा कृष्ण स्वामी थे, देन जवाहरलाल नेहरू हो गए, राजेंद्र प्रसाद, BN राव, ये सब के सब लॉयर्स थे। नेक्स्ट हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट मानते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस जो 1935 के एक्ट में मेंशन्ड थी वो एज इट इज़ कॉपी करके इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दी गई, इसीलिए हम इसको जेरोक्स या कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट भी मानते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है वो बात करता है कि वीक ऑपोजिशन, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ पास करते हैं तो उसमें मेजॉरिटी विंस। वीक की तो बात ही नहीं आएगी ना, अगर उनके पास इतनी मेजॉरिटी ही नहीं है कि वो चैलेंज कर सकें किसी भी चीज़ को। तो इसी तरह से उस टाइम डोमिनेंट पोजीशन में थी कांग्रेस, ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा वीक थी। ठीक है, मुस्लिम लीग इसका पार्ट नहीं था और वो ऑपोजिशन भी था इसका। तो जो मेजर मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के वो सबके सब पाकिस्तान बनाने की फेवर में थे। ठीक, कम्युनिस्ट पार्टी के पास भी इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी कि वो हाउस में कुछ ज़्यादा बोल सकती या उसकी बोलने का कोई इम्पोर्टेंस होता। और अगले के बारे में हम बात करते हैं जो क्रिटिसिज्म है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा है। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी टाइम 395 आर्टिकल्स के साथ ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, और जिसमें अब तक इतनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं कि इसका साइज़ एक एलिफेंट साइज जितना बन चुका है और इतनी बल्कि और हैवी ये बुक हो चुकी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं, जिस टाइम उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस टाइम जो सर्कमस्टांसेस थे वो बहुत ज़्यादा वियर्ड थे। कंट्री में पार्टीशन हो चुका था, कम्युनल डिस्टर्बेंसेस चल रही थी, और हमें साथ ही के साथ एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था जो कि सारी कम्युनिटीज़ को, सारी कास्ट को, सारे रिलीजन को एक्सेप्टेबल हो। तो ये किसी भी तरह से एक आसान काम नहीं था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टिल ये बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक एजुकेशन जारी रखिए एंड सोशल सफेयर बाय वनीता को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।